हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। एक पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट आप लोगों का आ रहा है, आज अपन श्वसन के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है। तो देखो, श्वसन तंत्र की अपन बात करें तो बहुत डीपली अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया था। आज अपन आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो, श्वसन तंत्र की अपन बात करें तो श्वसन के प्रकार की बात की जाए तो श्वसन दो प्रकार का होता है दोस्तों। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन की जो प्रक्रिया उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली जो प्रोसेस आती है वो है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। और दूसरी जो श्वसन की क्रिया आती है वो है अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन की क्रिया को कितने चरणों में डिवाइड कर रहे हैं? दो चरणों में। पहली जो आती है आपकी वो वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है और दूसरी है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन क्रिया कहलाती है। क्या मूलभूत अंतर है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंतर से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। इसकी अपन बात करें तो वायवीय श्वसन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन कौन सी प्रकार का श्वसन है? वायवीय श्वसन। और ये आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाले श्वसन की क्रिया को वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखो, कल मैंने आपसे बात की थी कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब अपने ऑक्सीजन के साथ करवाई थी तो आपको CO2 और जल साथ में ऊर्जा मिली थी। उस रिएक्शन को अपन ने श्वसन अभिक्रिया नाम दिया था। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो कंप्लीटली हो जाएगा। और इधर की बात करें तो इधर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो वायवीय श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि इसके अंदर अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर बात करें तो जैसे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट इधर से बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनते हैं वायवीय श्वसन में, वो उत्पाद कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो वायवीय श्वसन की क्रिया में बनने वाले जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि इधर जो उत्पाद बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? एक बनती है दोस्तों CO2, इसके अलावा एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और आप सबको ऑलरेडी पता है खट्टा दूध या दही में कौन सा एसिड उपस्थित होता है? लैक्टिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है, खट्टा दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो आपका लैक्टिक एसिड है, जो कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो वायवीय श्वसन की क्रिया का जो उत्पाद बनता है, जैसे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जो उत्पाद बनता है वो CO2 और जल बनता है, और इधर उत्पाद बनता है आपका CO2, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो दो स्टेप में संपन्न होती है। कितने चरणों में पूरी होती है दोस्तों? दो चरणों में। इसका जो प्रथम चरण होता है वो संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। तो ध्यान देना, वायवीय श्वसन की क्रिया दो चरणों में पूरी हो रही है। पहला जो चरण है इसका वो संपन्न होता है साइटोप्लाज्म में, और दूसरा जो चरण इसका कंप्लीट होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान देना, प्रथम स्टेप संपन्न होती है वायवीय श्वसन की कोशिका द्रव्य में, और सेकंड स्टेप जो संपन्न होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ये सारी की सारी प्रक्रिया
इसका संपूर्ण चरण या ये संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो एक ग्लूकोज के अणु से या ग्लूकोज के एक अणु से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है दोस्तों वो होती है 686 किलो कैलोरी। याद रखना, वायवीय श्वसन की क्रिया के अंदर ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज के एक अणु से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो होती है 686 किलो कैलोरी। और इधर आपको पता है ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से केवल एनर्जी आपको मिलती है 54 किलो कैलोरी। कितनी? 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वायवीय श्वसन की क्रिया किनमें संपन्न होती है? तो ध्यान देना, वायवीय श्वसन की क्रिया जंतु और मनुष्य में संपन्न होती है। जंतुओं और मनुष्य के अंदर जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। जबकि इधर की बात करें तो अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों जीवाणुओं में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है। इसके अलावा यीस्ट में, परजीवियों में, बीजों की प्रसुप्त अवस्था, बीजों की प्रसुप्त अवस्था, इसके अलावा फलों के पल्प, फलों के पल्प, पल्प का मतलब है फलों का बाहरी आवरण। और इसके अलावा किण्वन क्रिया, ये किण्वन क्रिया का क्वेश्चन काफी बार होता है। किण्वन क्रिया कौन से प्रकार के रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है? तो वो आपके अवायवीय रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। श्वसन के प्रकार की मैं बात करूं तो श्वसन की क्रिया को अपन दो चरणों में डिवाइड करें। नंबर 1 वायवीय श्वसन, नंबर 2 अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की बात करें तो ये वायु की उपस्थिति में संपन्न होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। जबकि अवायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ध्यान देना, ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इधर ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे ही ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इधर अवायवीय श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनते हैं। ये क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। प्रथम जो चरण है इसका प्रथम जो स्टेप होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और सेकंड जो स्टेप है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कल मैं बात करके गया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो एक ही चरण में कंप्लीट होती है और वो कौन सा आपका कोशिका द्रव्य, मतलब अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किन्हीं भी दो चरणों में संपन्न नहीं होती है। सारी की सारी टोटली जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। एक ग्लूकोज का अणु है, उस ग्लूकोज के अणु का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो टोटल जो एनर्जी अपन को प्रोवाइड होती है वो है 686 किलो कैलोरी। और अवायवीय श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों एनर्जी मिलती है 54 किलो कैलोरी। जंतु और मानव के अंदर कौन सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, जीवाणु, यीस्ट, परजीवी, बीजों की प्रसुप्त अवस्था, फलों के पल्प और किण्वन क्रिया में कौन से प्रकार की श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है? तो वो आपकी अवायवीय श्वसन की क्रिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्योंकि ये डाटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल करवाया जा रहा है। हो सकता है आपको इतनी सारी जानकारी दोनों श्वसन की प्रक्रियाओं की एक साथ कहीं ना मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों अपना वो है श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल। तो अगला जो पॉइंट आता है अपना वो है श्वसन गुणांक या फिर श्वसन भागफल, RQ। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना इसको। आप लोगों को कल मैं बता करके गया था कि अपन श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं।
कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो इन दोनों गैसों का जो अनुपात है वही अपना क्या है? श्वसन गुणांक है। तो छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, श्वसन गुणांक क्या होता है? तो श्वसन गुणांक का मतलब होता है निर्गत CO2, मतलब उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और आगत O2, निःश्वसन की क्रिया के दौरान ली गई ऑक्सीजन। याद रखना ये निर्गत CO2, उत्सर्जित CO2 जिसको अपन श्वसन क्रिया के रूप में बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, और ये आपकी उपयोग में ली गई ऑक्सीजन, उपयोग में ली गई ऑक्सीजन। और ये आपको पता ही है अपन श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना श्वसन गुणांक, श्वसन भागफल का छोटा सा फॉर्मूला आपका बनता है निर्गत CO2 बटा आगत O2, मतलब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपन बाहर निकाल रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन अपन निःश्वसन की क्रिया के दौरान ले रहे हैं, दोनों का जो अनुपात होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, उसे अपन श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। अब देखो कुछ विशेष पॉइंटों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट आप लोगों के सामने आते हैं। आपको काफी बार पूछता है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना है, तो इनकी अपन चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना आपने। कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक या RQ होता है दोस्तों 1। अब ये 1 श्वसन गुणांक कब आता है? 1 से कम श्वसन गुणांक कब आता है? 1 से अधिक श्वसन गुणांक कब आता है? अपन चर्चा करेंगे इसकी भी। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, जबकि वसा का जो RQ है, फेट का जो RQ होता है वो होता है दोस्तों 1 से कम। और 1 से कम कितना सर? 0.7 होता है। तो वसा का जो RQ कितना है? 0.7। फिर बात करूं प्रोटीन के RQ की, तो प्रोटीन का जो RQ होता है वो भी कितना होता है? 1 से कम, और इसका होता है दोस्तों 0.8। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RPSC सेकंड ग्रेड 2010 के पेपर में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन निकल कर कहते हैं, सीधे सीधे पूछता हूँ प्रोटीन का RQ कितना है, तो प्रोटीन का RQ 1 से कम है। ऑप्शन के रूप में आपको ऐसे भी ऑप्शन डाल सकता है। तो 0.7 जो RQ वो तो है आपकी फेट का, और 0.8 जो RQ वो किसका है? प्रोटीन का। इसके अलावा अपन बात करें तो मिश्रित भोजन का जो RQ है, मिश्रित भोजन का RQ, और वो भी दोस्तों कितना होता है? 1 से कम होता है, 0.85 होता है। फिर बात की जाए कार्बनिक अम्लों की, तो कार्बनिक अम्लों का जो RQ है, कार्बनिक अम्ल का RQ, ये आपको याद रखना होता है 1 से अधिक। अब 1 से अधिक कितना होगा सर? तो याद रखना कार्बनिक अम्ल का जो RQ है वो 1 से अधिक होगा, कितना होगा? 4 होगा। और लास्ट पॉइंट की यदि बात करूं तो अनोक्सी श्वसन का जो RQ है, अनोक्सी श्वसन का RQ ये होता है दोस्तों अनंत। अनंत का मतलब कितना भी हो सकता है। तो ये आपका RQ का छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन निकले हुए हैं और भविष्य में निकलने की भी संभावना है। तो श्वसन गुणांक को अपन श्वसन भागफल के नाम से जानते हैं, जिसको RQ कहा जाता है। और श्वसन गुणांक का मतलब क्या है? उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर से निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड और निःश्वसन की क्रिया के दौरान अंदर ली गई ऑक्सीजन का जो अनुपात है, उसको अपन श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो मैंने छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख रखी है। निर्गत CO2, निर्गत CO2 का मतलब है निकलने वाली CO2, और आगत ऑक्सीजन का मतलब है कि ली गई ऑक्सीजन। उपयोग में अपन कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के RQ की बात करें तो इसका RQ होता है 1। वसा का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम। अब 1 से कम कितना है? 0.7। प्रोटीन के RQ की बात करें तो प्रोटीन का RQ होता है 1 से कम, और ये कितना है? 0.8। मिश्रित भोजन के RQ की बात की जाए तो ये भी 1 से कम है, 0.85 के समथिंग। कार्बनिक अम्लों के RQ की बात करें तो इसका मान है 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कितना है दोस्तों? तो आपको 4 याद रखना है। और अनोक्सी श्वसन का जो RQ है उसका मान कितना है? अनंत। अब देखो सर ये एक उत्तर कब आता है, 1 से कम कब आता है, 1 से अधिक कब आता है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना। यदि निर्गत CO2 और आगत O2
की मात्रा समान है, तब उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ध्यान से सुना, कितनी CO2 बाहर निकाली गई और कितनी ऑक्सीजन अंदर ली गई, यदि दोनों की मात्रा समान है तो आपका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि निर्गत CO2 की मात्रा आगत ऑक्सीजन की मात्रा से क्या हो? कम हो, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 से कम आएगा। ध्यान देना, कितनी CO2 गैस को बाहर निकाला जा रहा है, यदि उसकी मात्रा तो कम है और ली गई, उपयोग में ली गई ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है, तो आपको पता है कि ऊपर राशि छोटी है और नीचे राशि बड़ी है, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 से कम आएगा। और तीसरा जो पॉइंट है, यदि निर्गत CO2 की मात्रा आगत O2 की मात्रा से अधिक हो, क्या हो? अधिक, तो आपका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 से अधिक आएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। यदि निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और लेने वाली ऑक्सीजन का अनुपात 1 है तो आपका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1। तो ये आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो RQ आ रहा है आपका वो कितना है? 1। निर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मतलब जो अपन शरीर से बाहर CO2 गैस निकाल रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, यदि निकलने वाली CO2 गैस की मात्रा तो कम है और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो उत्तर हमेशा 1 से कम आएगा। और यदि निकलने वाली CO2 गैस की मात्रा ज्यादा है और ली गई ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 से अधिक आएगा। और 1 से अधिक जो आपका रेशियो वो किसका दोस्तों? कार्बनिक अम्ल का। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और मिश्रित भोजन की अपन बात करें तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 है, वसा, प्रोटीन, मिश्रित भोजन का RQ 1 से कम होता है, जबकि कार्बनिक अम्ल का RQ 1 से अधिक होता है। अनोक्षी श्वसन का जो RQ है दोस्तों वो कितना होता है? अनंत होता है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला जो पॉइंट आता है अपना वो क्या है? देखो, अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट आता है आपका श्वसन दर। श्वसन दर, और श्वसन दर कब कब कैसे कैसे अपनी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो ध्यान देना। पॉइंट अपने छोटे छोटे पॉइंट चले हैं सब। श्वसन दर, और श्वसन दर की भी बात की जाए दोस्तों तो श्वसन दर को एक विशिष्ट यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे काइमोग्राफ कहा जाता है। काइमोग्राफ या स्पाइरोमीटर, काइमोग्राफ या स्पाइरोमीटर। तो याद रखना, श्वसन दर मापक यंत्र कौन सा है? काइमोग्राफ या स्पाइरोमीटर के द्वारा अपन श्वसन दर को मापते हैं। देखो छोटे छोटे डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यदि मैं स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात करूं तो इसके अंदर जो श्वसन दर होती है दोस्तों वो होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप वयस्क हैं तो आपकी 1 मिनट में जो श्वसन दर चल रही है वो 12 से 16 बार प्रति मिनट चलेगी। याद रखना, कभी भी श्वसन दर फिक्स नहीं होती है, ये प्रति मिनट चेंज हो सकती है क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग श्वसन दर चेंजमेंट हो जाती है। तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य की श्वसन दर की बात करें तो ये 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। फिर बात करें नवजात शिशु की। नवजात शिशु वह शिशु होता है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। इस नवजात शिशु की श्वसन दर की भी बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर श्वसन दर होती है 40 से 50 बार प्रति मिनट। और ये आप सबको पता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी रेस्पिरेटरी जो रेट है वो ज्यादा चलती रहती है, तो 40 से 50 बार जो श्वसन दर है वो किसकी है? नवजात शिशु की। फिर बात करें 5 वर्षीय बालक की श्वसन दर। 5 साल के बच्चे की जो श्वसन दर है वो कितनी होगी? तो 5 साल के बच्चे की श्वसन दर होती है दोस्तों लगभग 25 से 28 बार प्रति मिनट। मतलब 5 साल का जो बच्चा है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? तो वो 25 से लेकर के 28 बार तक श्वसन क्रिया करता है। फिर बात करें तो 50 वर्षीय आदमी की, 50 वर्षीय बालक 50 वर्षीय मनुष्य की जो श्वसन दर है
वो होती है दोस्तों 18 से 25 बार प्रति मिनट। और ये बात भी आपको पता है कि बुढ़ापा आते आते व्यक्ति की श्वसन दर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है उसके। फिर बात करें कठोर परिश्रम, जिस टाइम अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क के समय बताइए आपकी श्वसन दर कम होती है कि बढ़ जाती है? तो सर सबको पता है कि जब अपन हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ लगा रहे हैं तो अपनी श्वसन दर बढ़ जाती है। तो वो श्वसन दर का मान आपको याद रखना है 20 से 25 बार प्रति मिनट, 20 से 25 बार प्रति मिनट। और यदि अपन सो रहे हैं, सोते समय अपन की जो श्वसन दर होती है ये सबसे कम होती है दोस्तों, याद रखना। सोते समय अपनी श्वसन दर चलती है 10 से 12 बार प्रति मिनट। तो ये कुछ डाटा है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। श्वसन दर की बात की जाए तो श्वसन दर को किस मापक यंत्र के द्वारा मापा जा रहा है? काइमोग्राफ या स्पाइरोमीटर के द्वारा। स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो श्वसन दर इसकी 1 मिनट में 12 से 16 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु की श्वसन दर 40 से 50 बार प्रति मिनट। 5 वर्षीय बालक की श्वसन दर 25 से 28 बार प्रति मिनट। 50 वर्षीय मनुष्य की श्वसन दर 18 से 25 बार प्रति मिनट। कठोर परिश्रम के दौरान श्वसन दर बढ़ जाती है तो वो 20 से 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। और सोते समय अपनी श्वसन दर सबसे कम चलती है और उसका मान आपको याद रखना 10 से 12 बार प्रति मिनट। अब ध्यान देना, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। देखो 2 चरण क्या है, रियल में 2 परिस्थितियां आपके सामने आती है। एक सामान्य परिस्थिति में अपने श्वसन क्रिया करते हैं और एक अपने सामने प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है। रात को भूत दिख गया। जब सामान्य नॉर्मल कंडीशन में अपनी श्वसन दर है तो ध्यान देना, सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? तो सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है दोस्तों श्वसन केंद्र। कौन करता है? श्वसन केंद्र। और श्वसन केंद्र की अपन बात करें, तो इसका जो कंट्रोलर होता है वो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? मेडुला ओब्लांगेटा में। और मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ का पार्ट है सर? तो याद रखना ये आपके ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। पश्च मस्तिष्क का अंतिम जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? मेडुला ओब्लांगेटा होता है। और याद रखना दोस्तों ये मेडुला ओब्लांगेटा कौन सी क्रियाओं पर कंट्रोल करता है? तो ये अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। ये पॉइंट अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में जब आपको ब्रेन पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको इतनी बातें याद रखनी है। सामान्य परिस्थिति में श्वसन की क्रिया पर कंट्रोल करता है श्वसन केंद्र। और श्वसन केंद्र से संबंधित जितने भी नियंत्रण केंद्र होते हैं वो सारे के सारे कहाँ स्थित होते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट में। मेडुला ओब्लांगेटा आपके मस्तिष्क का कौन से वाला पार्ट है? सबसे लास्ट वाला पार्ट है। प्रतिकूल परिस्थितियों की बात करूं तो प्रतिकूल परिस्थितियों पर श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा? क्योंकि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है तो श्वसन केंद्र उद्दीप्त हो जाता है, तो उस टाइम श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई श्वसन क्रिया को कौन रोकता है? तो प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल करता है न्यूमोटैक्सिस केंद्र। कौन सा केंद्र? न्यूमोटैक्सिस केंद्र। और न्यूमोटैक्सिस केंद्र का कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? पोन्स वेरोलाई करता है। और पोन्स वेरोलाई ध्यान देना आपके मेडुला ओब्लांगेटा के जस्ट पहले का पार्ट है। पश्च मस्तिष्क के लिए मैं बात करूं तो पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला आता है अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स वेरोलाई और तीसरा मेडुला ओब्लांगेटा जो लास्ट पार्ट है। तो मेडुला ओब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क के बीच का जो पार्ट है उसको पोन्स वेरोलाई कहा जाता है। उस पोन्स वेरोलाई के अंदर न्यूमोटैक्सिस केंद्र उपस्थित होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है। देखो मान लो कि आप कहीं बैठे हैं या फिर रात को आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी श्वसन दर नॉर्मल थी लेकिन आप अकेले सड़क पर जा रहे हैं, अंधेरा हो रखा है एकदम से, और पीछे से मान लो एक आवाज आती है कि चलने वाले मुसाफिर जरा रुक मैं भी तेरे साथ चलूं। तो बताइए आपकी श्वसन क्रिया पर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी श्वसन क्रिया उतनी रहेगी कि बहुत जल्दी बढ़ जाएगी? तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है ना। तो ये आपकी कौन सी परिस्थिति है? प्रतिकूल परिस्थिति है। और उस प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण करने का काम न्यूमोटैक्सिस केंद्र का है जो कहाँ स्थित होता है? पोन्स वेरोलाई में स्थित होता है।
इसके अलावा अपन बात करें तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि सर श्वसन क्रिया पर नियंत्रण तो श्वसन केंद्र और न्यूमोटैक्सिस केंद्र कर रहा है, लेकिन श्वसन दर को कौन कंट्रोल करता है? तो ध्यान देना दोस्तों, श्वसन दर का कंट्रोलर है डायफ्राम। श्वसन दर पर कंट्रोल करने का काम किसका है? डायफ्राम का। जो अपने दोनों फेफड़ों के नीचे जो पेशी अंग है वो पेशी अंग डायफ्राम कहलाता है। ये श्वसन दर पर नियंत्रण करता है। तो श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण एक आपका श्वसन केंद्र कर रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन की क्रिया पर कंट्रोल न्यूमोटैक्सिस केंद्र कर रहा है। लेकिन यदि आपसे श्वसन दर पूछ ली जाए कि श्वसन दर पर नियंत्रण का काम कौन संपन्न करता है, तो श्वसन दर पर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? डायफ्राम करता है। और डायफ्राम कहाँ स्थित है? दोनों फेफड़ों के बीच ठीक नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में ठीक नीचे आपका डायफ्राम स्थित है। जो कैसा अंग होता है दोस्तों? पेशीय अंग होता है। तो ये इतनी सारी बातें आपको श्वसन दर की अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपन श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और वो गैस कितने % अंदर जाती है, कितने % वापस बाहर आती है। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। देखना ध्यान से, टेबल बनाऊंगा आप लोगों के सामने। पॉइंट चल रहा है अपना, श्वसन क्रिया के दौरान वायु का संगठन। श्वसन क्रिया के दौरान वायु का संगठन। ध्यान देना, छोटी सी टेबल के माध्यम से मैं आपको ये बहुत जल्दी सिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहले अपन बात करते हैं गैस की, और फिर बात करेंगे वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशतता की। वायुमंडल में कितने % उपस्थित है। फिर बात करेंगे निःश्वसन के दौरान, निःश्वसन के दौरान उपयोग में ली गई वायु, उपयोग में ली गई वायु। मतलब निःश्वसन का मतलब क्या था दोस्तों? जब अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी? निःश्वसन। और फिर अपन बात करेंगे उच्च श्वसन के दौरान, उच्च श्वसन के दौरान निकाली गई वायु, निकाली गई वायु। तो ध्यान से देखना भैया, पहले मैं बात कर रहा हूं गैस की कि अपन कौन कौन सी गैस लेते हैं। तो आप सबको पता है कि अपने वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी अपनी श्वसन क्रिया के साथ अंदर जाती हैं। लेकिन सर उपयोग ऑक्सीजन का ही क्यों होता है? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई फेफड़ों से पहले कोई छलनी लगी हुई है जो ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और बाकी को बाहर निकाल देती है। तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनते जाना। वायुमंडल में गैस की बात करूं तो पहली गैस की मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मतलब N2 गैस। फिर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का मतलब क्या दोस्तों? O2 गैस। और फिर मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? CO2। इन 3 गैसों की अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % है दोस्तों? 78%। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? नाइट्रोजन होती है। कितने % होती है? 78% होती है। फिर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है? 21%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? 21%। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये उपस्थित होती है दोस्तों 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, फिर बात करें, मैंने पॉइंट लिख रखा है निःश्वसन के दौरान उपयोग में ली गई वायु। निःश्वसन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तब कितनी % ये गैस अंदर जाती हैं। तो याद रखना दोस्तों, आपके नाइट्रोजन 78% जाती है, आपकी ऑक्सीजन 21% जाती है, और आपकी
CO2 0.03% आती है। कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जितनी गैस वायुमंडल में उपस्थित है, जितनी क्वांटिटी में, उतनी की उतनी वो अपने श्वसन की क्रिया में साथ जाती हैं। लेकिन यदि उच्च श्वसन के दौरान निकाली गई वायु की मैं बात करूं तो उच्च श्वसन का मतलब क्या बताया था, सांस को छोड़ेंगे अपन, तो जब सांस को छोड़ा जा रहा है तब ये गैसें कितने कितने परसेंट बाहर आती हैं, तो आपकी 78% तो आती है नाइट्रोजन। अब देखो बड़ा क्वेश्चन बन गया, कौन सी गैस का कोई उपयोग नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन का। वायुमंडल में कितने परसेंट थी, 78%, अंदर कितनी गई 78% और बाहर कितनी निकल गई 78%। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में 21% गई, कितनी 21%। लेकिन याद रखना दोस्तों, आती कितनी है 16.8%। कितनी आती है 16.8%। अब आप ये बोलोगे कि सर 21% गई है, 16.8% ही क्यों, बाकी कहाँ गई, तो बाकी देखो मैं निकालता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी गई 0.03% और बाहर कितनी निकल के आती है दोस्तों 4% निकल करके आती है। तो वो जो ऑक्सीजन इधर जिस ऑक्सीजन का उपयोग हो चुका है वो ऑक्सीजन अब किसके रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था खनन विभाग के पेपर में। धन्यवाद। हेड कांस्टेबल का जो पेपर लगा था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है, तो वो आपका है दोस्तों 4%। अब आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि श्वसन क्रिया में कितने परसेंट ऑक्सीजन का यूज होता है, तो गई कितनी 21%, निकली कितनी 16.8%। तो 21 में से 16.8 घटा दो तो आपकी उपयोग में की ली गई ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गई कितनी 0.03% और निकल कर की कितनी 4%। तो यह आपकी श्वसन क्रिया के दौरान वायु के संगठन की एक छोटी सी टेबल है। आशा कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाए हैं। आप देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो है विभिन्न जंतुओं के श्वसनांग, और उनकी अपन बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से जीवों के अंदर किस किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे अपन श्वसन अंग की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो श्वसन अंग है वो क्या है दोस्तों, फेफड़े हैं। कौन है, फेफड़े। तो अगला अपना टॉपिक चल रहा है विभिन्न जीवों में श्वसनांग। श्वसनांग का मतलब क्या है, श्वसन अंग। तो देखो दोस्तों, ये विभिन्न जीवों के अंदर उपस्थित श्वसनांग है, श्वसन अंग है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात पहले बता देता हूँ, पक्षी स्तनधारी, मनुष्य क्या है स्तनधारी, गाय बैल ये सब क्या होते हैं स्तनधारी, और सरीसृप सांप वगैरह जो भी आते हैं, अपने अंदर जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है वो किनके माध्यम से होती है, फेफड़ों के माध्यम से होती है। तो ये आपको सीधे से पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मनुष्य के अंदर अपने अंदर यदि श्वसन क्रिया की बात करूं तो अपने अंदर श्वसन क्रिया फेफड़ों, फुफ्फुस या लंग्स के माध्यम से होती है। ठीक उसी प्रकार अगर बात करें तो एक कोशिकीय जितने जीव होते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन पिछले आरपी के पेपर में पूछा गया था, अमीबा का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक कोशिकीय जितने जीव होते हैं, जैसे अपने एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं, कोशिकीय जीव कौन से हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये एक कोशिकीय जीवों के अंदर श्वसन क्रिया शरीर सतह से संपन्न होती है, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार के कोई विशिष्ट श्वसनांग उपस्थित नहीं होते हैं। फिर बात करें प्रोटोजोआ, ओलिवेरा, सिलेंड्रेटा, ये संघ है। प्रोटोजोआ, ओलिवेरा और सिलेंड्रेटा संघ के जीवों के अंदर भी श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है दोस्तों, शरीर सतह से ही संपन्न होती है। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर आप, एक कोशिकीय जीव और ओलिवेरा, सिलेंड्रेटा, प्रोटोजोआ के अंदर ये शरीर सतह के द्वारा ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में आपको एग्जांपल याद रखना है, केंचुआ, जोंक और मेंढक। केंचुआ, जोंक और मेंढक, इनके अंदर श्वसन क्रिया किनके माध्यम से संपन्न होती है, त्वचा के माध्यम से संपन्न होती है, स्किन के माध्यम से संपन्न होती है। फिर जलीय प्राणियों की बात करें तो मोलस्का संघ के जीव, मछली और मेंढक का टेडपोल लार्वा। याद रखना, मेंढक के टेडपोल लार्वा को कौन सा हार्मोन वयस्क मेंढक में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ का एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, थायरोक्सिन हार्मोन।
थायरोक्सिन हार्मोन। काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेंढक के टेडपोल लार्वा को, देखो आपने पुरानी जो खेल होती है पानी की, जिसमें ब्लैक ब्लैक सा पानी हो गया, उसके अंदर कभी कभी जेली सदस्य संरचना देखी होगी, वो मेंढक का टेडपोल लार्वा है। और मेंढक के टेडपोल लार्वा को आपका थायरोक्सिन हार्मोन कौन से मेंढक में कन्वर्ट करता है दोस्तों? वयस्क मेंढक में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है, मतलब वो छोटा बच्चा उधर बन जाता है। तो जलीय जीव मोलस्का, मछली, मेंढक का टेडपोल लार्वा, इनके अंदर जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है वो गलफड़े, क्लोम या गिल्स के द्वारा होती है। गलफड़े, जैसे पुरानी क्लासों की मैं बात करूं, छोटी क्लासों की तो अपन पढ़ा करते थे मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, तो मछली श्वसन क्रिया करती है किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा। ये पुरानी किताबों की बात थी, आज अपन इनको क्लोम या गिल्स बोल रहे हैं। जैसा कि आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। देखो बड़ी विडंबना है, यदि जलीय प्राणी को निकाल करके स्थल पे डाल दें तो उसकी डेथ हो जाएगी, और आदमी को उठा करके पानी में पटक दें तो उसकी डेथ हो जाएगी। रीजन क्या है? जलीय प्राणी जितने भी होते हैं वो गुलित ऑक्सीजन का यूज करते हैं, श्वसन की क्रिया में गुलित ऑक्सीजन का यूज करते हैं। गुलित ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? गलफड़े, क्लोम या गिल्स करते हैं। जबकि बाहरी प्राणी की पर बात करें, स्थलीय प्राणी की पर बात करें, तो स्थलीय प्राणी के अंदर देखो पक्षी, स्तनधारी सरीसृप में श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है? फेफड़ों के माध्यम से होती है। और इनके पर बात करें तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का यूज करते हैं। यदि इधर से आदमी को उठा करके पानी में पटक दिया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और यदि जलीय प्राणियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनको गुलित ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उनको वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से गलफड़े काम नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है। फिर पादपों की बात करें तो पादपों में भी श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो पादपों में जो श्वसन की क्रिया है वो वात रंध्रों के माध्यम से संपन्न होती है। किनके माध्यम से होती है? वात रंध्रों के माध्यम से। कीट, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, देखो जो जीव है वो श्वसन क्रिया तो करते ही हैं सारे, तो कीट, कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो श्वास नली या ट्रेकिया के माध्यम से होती है। श्वास नली या ट्रेकिया, देखो ये आपकी श्वास नली, इसको अपन अंग्रेजी में ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। तो कीट, कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के अंदर जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है वो श्वास नली के द्वारा संपन्न होती है। स्थलीय जीवों की बात करूं, जैसे मकड़ी हो गई, बिच्छू हो गया, मकड़ी और बिच्छू, देखो पहले मैं बता चुका हूँ स्थलीय जितने भी जीव है उनके अंदर जो श्वसन क्रिया है वो फेफड़ों के माध्यम से हो रही है। लेकिन ये मैंने लेकर गया पुस्तक फेफड़े, बुक लंग्स, तो याद रखना बुक लंग्स के अंदर के द्वारा श्वसन क्रिया में संपन्न हो रही है स्थलीय जीव, जैसे मकड़ी और बिच्छू के अंदर। कछुआ और इकाइनोडर्मेटा जीवों की यदि बात करें तो उनके अंदर श्वसन क्रिया होती है गुदा द्वार के द्वारा, आवास्का द्वार के द्वारा। तो ये आप लोगों के विभिन्न प्रकार के जीवों के विभिन्न श्वसन अंग है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक उसी की जीव के आते हैं, इसके अलावा पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप से पूछे जाते हैं। और आपका क्वेश्चन बच गया मकड़ी और बिच्छू। पादपों वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कौन से जंतु के अंदर कौन से प्रकार के श्वसनांग है, कौन से प्रकार के श्वसन अंग है। आपको याद इतना सा रखना है कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर श्वसन क्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीवों के अंदर विभिन्न श्वसन अंगों के माध्यम से श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। आगे चले अपन, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है श्वसन तंत्र का। और दोस्तों आप अपने इस टॉपिक के लेते हैं एसएसपी। कौन कौन से पॉइंट आपके इतने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो उनके अपन चर्चाएं करते हैं। 10-15 पॉइंट है, ध्यान से सुनते जाना, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो लेकर के चलाओ मैं आप लोगों के एसएसपी को। देखो दोस्तों, श्वसन क्रिया की अपन बात करें तो श्वसन कौन से प्रकार की क्रिया होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब श्वसन अपनी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो अपनी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होती है वो सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लार का आना, हृदय का धड़कना, श्वसन, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जिनका नियंत्रण अपनी इच्छा पर नहीं होता है। तो श्वसन अनैच्छिक क्रिया होने के साथ साथ कौन सी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया होती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी विक्रिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी विक्रिया का मतलब जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, वो सारी ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। फिर बात करें तो श्वसन क्रिया का जो अंतिम
स्टेप है। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो याद रखना दोस्तों, श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अंतिम जो स्टेप है श्वसन क्रिया का वो कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को अपने क्या नाम दिया था? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है आपका ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज को कहा जाता है दोस्तों कोशिका का ईंधन। कोशिका का ईंधन, ईंधन का मतलब ईंधन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और अपनी सेल को, अपने शरीर की लिए बात करूं तो अपना शरीर किन से बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और अपनी कोशिका का ईंधन, अपनी कोशिका को एनर्जी कौन देता है? तो वो ग्लूकोज देता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। फिर अपन बात करें तो देखो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की भी बात करें तो इन दोनों संघ के जीवों के अंदर जो श्वसनीय वर्णक होता है वो होता है दोस्तों हीमोसाइनिन। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन की वजह से इनका रंग कैसा होता है दोस्तों? इनके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। जबकि मनुष्य की अपन बात करें तो मनुष्य के अंदर जो श्वसनीय वर्णक है, अपने शरीर के अंदर जो श्वसनीय वर्णक है वो कौन सा है? सबको पता आपको, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से अपने रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों के अंदर जो श्वसनीय वर्णक होता है वो हीमोसाइनिन होता है। और हीमोसाइनिन की वजह से उनके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, आपने काफी बार सुना होगा कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। पेड़ के नीचे सोना क्या है दोस्तों? हानिकारक है, क्योंकि रात को 12 बजे भूताकार मुंडी तोड़ देता ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और निकलता है, यदि सर्दी के दिनों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर के कोई सो गया तो सुबह तक उसकी भी कहीं कहीं फीस हो जाती है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान से सुनते जाना। जैसे मान लो कि एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक आदमी खटिया पर रात को सो रहा है। यह आदमी सो रहा है, सुनते जाना ध्यान से। इस आदमी ने कौन सी गैस का उपयोग किया? ऑक्सीजन का। कौन सी गैस का उपयोग किया? ऑक्सीजन का। और ये पौधा भी श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग कर रहा है? ऑक्सीजन का। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, पादप भी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? CO2। मनुष्य भी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। और छोड़ता कौन सी है? CO2। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। केवल और केवल पौधा प्रकाश संश्लेषण जब करता है, दिन के समय जब अपना भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा कौन सी गैस का यूज करता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है, जबकि श्वसन की बात करें तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का यूज करता है। छोड़ता कौन सी है? CO2। अब पॉइंट पे आते हैं वापस। ये आदमी भी कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। ये पौधा भी कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। ये आदमी कौन सी गैस छोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पौधा भी कौन सी गैस छोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चल गया है, ये भी ऑक्सीजन ले रहा है, ये आदमी भी ऑक्सीजन ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रात्रि की, क्योंकि दिन के समय जो CO2 निकलती है उस CO2 का उपयोग पौधा कौन सी क्रिया में कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जबकि रात्रि में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि रात्रि में पौधे को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये पौधा भी CO2 गैस छोड़ रहा है, ये आदमी भी CO2 गैस छोड़ रहा है। तो ध्यान देना, इसके द्वारा ऑक्सीजन ली गई, जिसके द्वारा ऑक्सीजन ली गई, तो रात्रि के समय इस पौधे के नीचे कौन सी गैस की कमी हो जाएगी दोस्तों? तो O2 की तो हो जाएगी कमी और CO2 की हो जाएगी वृद्धि। समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। और CO2 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो सुबह तक आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। इसलिए रात्रि
के टाइम पेट के नीचे सोना क्या माना गया है, हानिकारक माना गया है। कोई भूत नहीं होता है, कोई किसी की गर्दन को नहीं तोड़ता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरे क्वेश्चन की भी मैं बात करूं तो सर्दी के दिनों में बंद कमरे में यदि अपन अंगीठी जला करके सोगे तो 100% आदमी की डेथ होती है, सुबह तक वो मर जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो दोस्तों, ये एक कमरा है और सर्दी के दिनों की पर बात करें तो रोशनदान वगैरह सब अपन एकदम से पैक करके रखते हैं कि कहीं से भी सर्दी अंदर नहीं आ जाए। मान लो इस कमरे के अंदर खटिया पे एक आदमी सो रहा है और इसने यहाँ अंगीठी जला रखी थी रात को। सुना पॉइंट को ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आपको पता है कि अंगीठी में कौन था? कोयला था या फिर लकड़ी थी। और लकड़ी या कोयले में कौन उपस्थित होता है दोस्तों? कार्बन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? कार्बन। और आपको ये भी पता है कि वस्तुओं को जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता है? तो सर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और आप समझ गए होंगे कि जब कार्बन जलेगा, जब कोयला या लकड़ी जलेगी तो कार्बन की विक्रिया किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। तो सर कौन सी गैस बनेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्योंकि वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। तो जैसे ही इस लकड़ी या कोयले का दहन होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब सुनो ध्यान से, इस अंगीठी के जलने में कौन सी गैस काम में आ रही है? ऑक्सीजन। ये आदमी भी कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। आदमी भी कौन सी ले रहा है? ऑक्सीजन। और अंगीठी को जलाने में सहायक गैस भी कौन सी है? ऑक्सीजन। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिडनाइट आते आते क्या होगा? ऑक्सीजन की इस कमरे में क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी। ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगी? कमी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम चल रहा है आपके लिए। तो सर इधर तो बेहोश हो रहा है, इधर क्यों मर रहा है? सुनते जाना ध्यान से। इस कमरे के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आती जाएगी, क्योंकि आदमी भी तो सो रहा है, ये भी ले रहा है, ये अंगीठी भी जल रही है। अब ऑक्सीजन की इतनी कमी आ गई तो अब CO2 की जगह कौन सी गैस बनना स्टार्ट होगी? CO। और CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये आप लोगों को मैं बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है दोस्तों, वो होती है प्राणघातक गैस। कौन सी गैस? प्राणघातक गैस। तो ध्यान देना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से, क्वेश्चन को सुना ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन, अपने रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसे 230 से 250 गुना ज्यादा बॉन्डिंग बनाती है, ज्यादा बंधुता बनाती है। तो कमरे के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन गैस की कमी हो चुकी है। हीमोग्लोबिन, आपके रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है ये इस बनने वाली CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ 230 से 250 गुना ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई में कल बता करके आपको गया था, कूपिका वाहिनी, एल्वियोलाई, ये पिचक जाएंगी दोस्तों। और जब ये पिचक गई तो आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रात्रि में पेट के नीचे सोना क्यों हानिकारक है, और सर्दी के दिनों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर के सोने से व्यक्ति की डेथ क्यों हो जाती है। तो पॉइंट और बच गए अपने छोटे से, उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य के शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन है, ध्यान से सुनते जाना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन लगभग 97 से 98% ऑक्सीजन का परिवहन, ध्यान से सुनना, 97 से 98% ऑक्सीजन का जो परिवहन है दोस्तों वो होता है हीमोग्लोबिन के साथ। और हीमोग्लोबिन का काम भी क्या है? ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करना। आपसे देखो, हीमोग्लोबिन को श्वसनीय वर्णक नाम क्यों मिला है? हीमोग्लोबिन को श्वसनीय वर्णक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन लगभग 97 से 98% हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और शेष 2 से 3% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है, प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में। तो ये तो आपको ऑक्सीजन के परिवहन की बात याद रखनी है। फिर यदि मैं CO2 के परिवहन की बात करूं
तो CO2 का जो परिवहन होता है वो लगभग 70% होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। %23 CO2 का परिवहन होता है दोस्तों कार्ब एमिनो के रूप में, कार्ब एमिनो के रूप में। और लगभग कितना बच गया, 7% के समथिंग होता है एमिनो एसिड के रूप में। तो ये आपका CO2 O2 का परिवहन है जो अच्छे से आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का परिवहन 97 से 98% हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, 2 से 3% प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में। CO2 के परिवहन की बात करें तो 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में, 23% कार्ब एमिनो के रूप में और 7% जो परिवहन होता है वो होता है दोस्तों एमिनो एसिड के रूप में। यह आपका टॉपिक दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आप इन टॉपिकों को समझ पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने ज़्यादा अच्छे व्यू आप लोग मुझे दिखाएंगे तो मैं और अच्छी स्टडी मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल करवा पाऊंगा। मैं आपका हरीश कुमार, आपका साथी हरीश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं तो नरेंद्र के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं रोज वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो ऑनलाइन ही आपको उनके उत्तर देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जल्दी ही मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।